मैं ज्योत्सना तिवारी, जमींदार का बेटा, विस्तृत कहानी कहने के लिए जा रही हूँ, जो मैंने खुद से लिखा है। तो आइए दूसरा पार्ट सुनते हैं। इसी वजह से वो कम बोलती थी रूपा। न बोलने की वजह से चिंता और सर पर चढ़ जाती और अगल बगल में रूपा की शिकायतें करती फिरती। मेरे बेटे को खाना नहीं देती है, दूध भी नहीं देती है। ये मेरे भाई के जीवन में कुलच्छनी आ गई है। ऐसी औरत किसी के घर ना आए, नहीं उसका कर्म ही फूटा होगा जो ऐसी औरत किसी के घर आए। जिसके घर में ऐसी औरत आएगी उसका घर नरक के समान हो जाएगा। फिर तमतमाती हुई जाती, अपने भाई से भी डटवाती, कहती भाई इसे छोड़ दो। पर जमींदार उस समय तो कुछ नहीं बोलता, पर दूसरे तरीके से अपना गुस्सा निकालता रूपा के ऊपर। उसे डांटता फटकारता, चिंता छुप छुप के सुनती। मेरा भाई उसे डांट रहा है, कितना मेरी तरफदारी कर रहा है। खूब मन ही मन मुस्काती। जमींदार साहब नई नई गृहस्थी में कदम रखे थे तो लगता था कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है। 10-10 नौकरों को अपने घर पर रखना, उनको उनसे काम करवाना, कपड़ा धोने के लिए अलग नौकर, उनका बिस्तर लगाने के लिए अलग नौकर, उनके आगे पीछे नौकर रहते। रूपा बोलती है इतना पैसा मत खर्च करिए। अपने पति को समझाती, खेती गृहस्थी इतना अच्छा चल रहा है, हमारे पास पैसा है। अगर खेती अच्छा नहीं रहेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, फसल ही जब नहीं अच्छा होगा तो। इस पर जमींदार साहब अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करने लग जाते। रूपा चुप हो जाती डर के मारे। रूपा की शादी को धीरे धीरे 2 साल हो गए थे। वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी नंदें बहुत खुश होती हैं। तब उसकी ननद कहती है कि चलो अब तो भाभी मेरी प्रेग्नेंट है, अब बच्चा घर में हो जाएगा तो खुशी का माहौल होगा, बच्चे का बोलना चालना कितना अच्छा लगेगा, नहीं भाई? पर उसके भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता था। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाने के बाद उसको बेटा होता है। बेटा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि कालू जमींदार को 4 बहनों का एक भाई था। इसी वजह से उसके घर में पत्थर पर दूब जमने जैसा हुआ था। खूब जश्न मनाया जाता है, भोज भात होता है, मेहमान आते हैं। कालू की बहनें भी आती हैं। पुष्पा घर में घुसते ही बोलती है हम तो बोले ही थे भाई को लड़का ही होगा, देखा लड़का ही हुआ। तभी दौड़कर चंपा आती है गीत और बोल पड़ती है धीरे धीरे बोलो भाई, कोई हमारी खुशी को नज़र न लगा दे। तुरंत नज़र उतारती है चंपा। रूपा की सास भी आती है, अपनी भीगी पलकों से अपने पोते को गोद उठाकर ले लेती है, मानो कितने दिनों से अपने वंश के लिए अतृप्त माँ इंतजार में हो। वो इंतजार आज पूरा होता है उनका। रूपा तुरंत चिल्लाने लगती है माँ बाबू को इधर दे दो, नहीं तो बाबू को क्या पता भूख लगी होगी। रूपा परेशान हो जाती है, अपनी सास को देखती है गोद में लिए हुए अपने बेटे को। तो बेटा बड़ा सलोना है, प्यारा सा है, इसको बहुत भूख लगी होगी, दे दो अम्मा, बाबू को दे दो। सास उसकी दे देती है। सब कालू देख रहा होता है, न तो उसके ऊपर खुशी दिखाई देती है न वो खुश होता है। बस कालू अपने बहन के बच्चों में ही उसको ज़्यादा रुचि देखने को मिलता है। इधर रूपा को बहुत ज़्यादा दिन हो गया था अपने मायके से आए हुए ससुराल में। रूपा अपने मायके में तो खुश ही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको लड़का जो हुआ था। पर उसके बाबूजी तरस रहे थे, मेरी बेटी कितना दिन हो गया मायके से गए हुए। इसी चक्कर में वो आ जाते हैं अपनी बेटी को विदा करवाने के लिए। विदाई हो जाती है, अपने गांव चली जाती है रूपा को देखकर उसकी बहन बहुत खुश होती है। उसके मायके में उसकी बहन भाई उसका बहुत सत्कार करते हैं। रूपा अपने मायके में जब जाती है तब वो बड़ा चुप चुप रहती है। उसे देख अगल बगल के लोग बातें बनाने शुरू कर देते हैं, क्या पता इसे ससुराल में दुख मिला हो, इसीलिए ऐसे व्यवहार कर रही है, न किसी से बात कर रही है, न
किसी से मिल रही है, अकेले में रह रही है। रूपा से कोई कुछ पूछता तो जवाब कुछ और देने लगती, सीधा प्रश्न का उल्टा जवाब। सब हंसने लगते। बहुत सिखाने समझाने के बाद रूपा बोलने लगी थी। कितना दिन उसे भगवती सिखाई, दीदी नहीं ये गलत है, इसको खुद करो, आपको आ जाएगा। रूपा प्रयास करती, फिर उसको आ जाता। रूपा अपने मायके में अभी कुछ ही दिन रुकी थी, क्या उसको ससुराल से चिट्ठी आ जाती है। उसका पति कालू उसको लेने के लिए आ जाता है और रूपा को बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ और आज ही हम निकल चलेंगे। कितना दिन हो गया तुमको यहाँ आए हुए, हम लोगों को कौन बनाएगा खिलाएगा, कितना दिन हम ऐसे ही रहेंगे। तुमको लेने के लिए हम आ गए हैं, अब चलो तुम। रूपा अपना सारा तैयारी कर लेती है और कालू के साथ आ जाती है अपने ससुराल में वापस। रूपा जब अपने ससुराल आती है तो देखती है उसका कमरा इतना गंदा रहता है। वो कहीं कूड़ा का ढेर तो कहीं पानी जमा किया हुआ, कहीं फटे पुराने कपड़े चिथड़े हुए, कहीं किसी को खाए हुए। 1 से 2 दिन हो गए थे। उसकी सास पता नहीं कितने दिनों से बिना नहाए हुए ऐसे ही पड़ी थी। सबसे पहले रूपा अपने कमरे को अच्छे से साफ करती है, फिर नीचे पड़े हुए कपड़ों को उठाती है, कूड़ा फेंकती है। उसके बाद अपनी ननद को आवाज़ लगाती है, सब तो काम कर ली, अब माँ जी को कौन नहलाएगा। इतनी बात उसकी ननद सुनती है तो तपक कर बोलती है, हाँ सब तो काम कर ली, अब मैं ही ना नहलाऊंगी। ऐसा सुनकर रूपा अपना मुंह बना लेती है और वापस जवाब में बोलती है, अरे नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो बुरा ही मान गई। मैंने सारा बारी बारी से काम कर लिया, अब सोच रही हूँ कि माँ जी को भी नहला देती हूँ। उसके बाद क्या था, रूपा पानी गर्म करके अपनी सास को नहलाने लगती है। उसको कोई फिक्र नहीं होता, बेफिक्र होकर अपनी सास को नहला रही होती है। तभी उसकी ननद बोल पड़ती है, अच्छा तू मुझे सिखाएगी, ये 3 दिन की आई हुई मुझे लड़की सिखाएगी, चली है मुझे सिखाने। अब इसका देखो, आने दो कालू को, तभी मैं बताऊंगी। हमसे जुबान चलाती है ये औरत, कितना कुछ रूपा को सुनाती है। रूपा कुछ नहीं बोलती है, अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे शाम ढलने लगता है। कालू अपने खेत से घर पर आ जाता है। कालू के घर आने पर उसकी ननद तुरंत दौड़ पड़ती है, कालू देखो अब रूपा हम लोगों के साथ जवाब सवाल भी करने लगी है। कालू बोलता है, बताओ क्या कही थी रूपा, अभी जाकर उससे पूछता हूँ। उसकी ननद बोलती है, हमारे भगवान ने 4 हाथ थोड़े ना दिए हैं, अब मैं सारा काम करूँगी, एक साथ करूँगी, 2 काम कर सकती हूँ, बारी बारी से ही होगा सारा काम। कालू बोलता है अपनी बहन से कि अभी जाकर उसका बाल घसीट कर उसको बाहर लाता हूँ और उससे सारी बातें पूछता हूँ। रूपा अपने कमरे से सारी बातें सुन रही थी, आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप बैठी सोच रही थी, मैं कौन से जानवरों के बीच में आकर फंस गई। रूपा महसूस ही नहीं होने देती मैंने कुछ सुना है। शाम ढल जाती है, अपनी सास को नहीं नहलाती है, लेकिन अपना काम रसोई का जल्दी जल्दी करके ठीक कर लेती है। उसकी ननद रूपा से बोलती है, मुझे खाना चाहिए, बन गया है तो जल्दी से लगा दो मेरा खाना। रूपा बोलती है, हाँ ठीक है, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, खाना बन गया है, अभी ला रही हूँ। कहते हुए रूपा जल्दी जल्दी खाना लगाती है और अपनी ननद को बुलाती है। तभी उसकी ननद खाना खा ही रही थी कि कालू आ जाता है। फिर अपनी बहन की तरफ मुंह करके अपनी पत्नी से रूपा से पूछता है, खाना बन गया है क्या। तभी उसकी ननद बोलती है, हाँ भाई खाना बन गया है, फुलके तैयार हैं, खाना लगा दूं क्या आपके लिए। तभी रूपा बोलने लगती है, अरे नहीं दीदी, आप तो खाना खा रही हैं, आप खाना खाइए, मैंने सारा तैयारी कर लिया है, खाना मैं निकाल देती हूँ। सब ऐसे ही नोक झोंक करने के बाद
एक के बाद एक खाना खा लेते हैं और सब अपने अपने घर में अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे करके कुछ समय और निकल जाता है और कालू का बेटा 4 से 6 महीने का तक का हो जाता है। फिर उसका नामकरण के लिए सोचा जाने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद उसका नामकरण भी होने का समय आ जाता है। कालू ऐसे करता है जैसे वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हो। कोई काम खुशी से नहीं, मन ही नहीं करता, जैसे ऐसे लगता कोई कामों में बोझ के नीचे दबा हुआ हो, ऐसा महसूस होता है उसको। बच्चे का नामकरण करवाता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन बहुत ही समझदार बच्चा होता है उसका। वह हर बात को समझ जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। अब तीसरा पार्ट दूसरे